हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो एक बार प्लीज थम्स अप कर दीजिए। हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। अच्छा चलिए, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक यकीन 2.0 बैच में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉलिड का लेक्चर नंबर 1। हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो क्लास लेना नहीं चाह रहे होंगे। क्लास सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के आसपास की होगी, इससे ज्यादा क्लास नहीं एक्सटेंड होगा। ये मेरा प्रॉमिस है, एकदम पिंकी प्रॉमिस है ना। 1 घंटे से 1 सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ज्यादा नहीं होगा क्लास। और दूसरी बात यह है कि जिन लोगों को नहीं बन पा रहा हो, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा हो, कल आराम से देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए, हाँ, डिलीटेड हैप्पी बर्थडे, बहुत बढ़िया। बिलीटेड होता है बेटा, BELETED ऐसा कुछ होता है, डिलीटेड हैप्पी बर्थडे नहीं होता। ठीक है, थैंक यू सो मच। सकल अकल बुद्धि के साथ साथ अंग्रेजी भी खराब है तुम्हारा। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का लेक्चर नंबर 1 है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के लेक्चर नंबर 1 में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ेंगे नॉर्मल, नॉर्मल और लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है ना। क्या ये नॉर्मल एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। दूसरा होता है शियर और टेंजेंशियल, टेंजेंशियल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन। उसके बाद होता है वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है ना। ये 3 तरह का स्ट्रेस एंड स्ट्रेन होता है ना। 3 तरह का स्ट्रेस एंड स्ट्रेन होता है, 3 अलग अलग तरह का, 3 अलग अलग तरह का स्ट्रेस एंड स्ट्रेन होता है। ठीक है, एक होता है नॉर्मल एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, एक होता है शियर एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस, एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। और 90%, अगर आप मेरे से पूछो, नॉट 90%, 70% क्वेश्चन नीट में यहीं से आते हैं। इस चैप्टर से अगर कोई सवाल आया है 10 में से 7 सवाल इसी से आए हैं। 70% क्वेश्चन इन नीट फ्रॉम दिस चैप्टर, chapter asked on this topic। ये एक सिंपल सा टॉपिक है। स्ट्रेस 3 तरह के होते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस जिसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी कहते हैं, शियर स्ट्रेस जिसको टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कहते हैं, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ठीक है, ये 3 तरह का होता है। और 70% सवाल यही से आता है। ठीक है ना, 70% सवाल बेटा यही से आता है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे थे इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी से पहले समझना जरूरी है कि रिजिड बॉडी क्या होता है। फटाफट समझिएगा, रिजिड बॉडी वो बॉडी है जिसके 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या रहता है, फिक्स रहता है, उसको हम रिजिड बॉडी कहते हैं। अगर कोई बॉडी है, ठीक है, अगर कोई बॉडी है जिसके 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फिक्स है, उसको हम रिजिड बॉडी बोलते हैं। तो क्या मैं अपने फोन को रिजिड बॉडी बोल सकता हूं? क्या मैं अपने फोन को रिजिड बॉडी बोल सकता हूं? हाँ, तो नॉर्मल कंडीशन में रिजिड बॉडी है, क्योंकि इसके 2 पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है, 2 पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, फिक्स है। 2 पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है क्या है, फिक्स है ना। इसको रिजिड बॉडी बोल सकते हैं। क्या मैं अपनी बॉडी को रिजिड बॉडी बोल सकता हूं? अपनी बॉडी को रिजिड बॉडी बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता हूं ना। देखो, ये मान लो ये है पॉइंट और ये है पॉइंट, देखो दोनों को मिला दिया, ऐसे ले पकड़ के मिला दिया। और देख रहा था कि वीडियो में एक टीचर मास्टर से ऐसे कर रहा है, पंजा खेल रहा है, ऐसे ऐसे वाला, और ऐसे ऐसे तो उसका हाथ ही टूट गया। तो ये रिजिड बॉडी नहीं है ना, ये रिजिड बॉडी नहीं है, फिक्स। इसके 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फिक्स नहीं है, इसको रिजिड बॉडी नहीं बोलते। और वैसे भी अभी तक जितना हमने पढ़ा है चैप्टर लॉज ऑफ मोशन, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, रोटेशनल मोशन, इन सब में बॉडी को हम रिजिड बॉडी मान लेते थे, है ना, रिजिड बॉडी मान के पढ़ा है। लेकिन जनरली जो बॉडी होता है वो रिजिड बॉडी नहीं होता है। नॉर्मल बॉडी जो होता है वो 3 तरह का होता है। नॉर्मली जो बॉडी होता है वो 3 तरह का होता है। एक इलास्टिक है ना, इलास्टिक, इनइलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है ना। रिजिड बॉडी क्या है? तो यहां पे लिखा है अ बॉडी इन विच डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट इज रिमेन सेम, देन बॉडी इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। अगर किसी बॉडी के
दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फिक्स है तो उसको हम रिजिड बॉडी बोलते हैं, उसको हम रिजिड बॉडी बोलते हैं। नो बॉडी इज परफेक्टली रिजिड इन प्रैक्टिकली कोई भी बॉडी रिजिड बॉडी नहीं होता है, रिजिड बॉडी नहीं होता है। तो बॉडी कैसी होती है? इलास्टिक। इलास्टिक बॉडी किसको बोलते हैं? रीगेन इट्स शेप। बॉडी को अगर आप डिफॉर्म करते हो तो अपने शेप को एग्जैक्टली रीगेन कर लेता है। हाँ जी, हाँ सर बच्चे आए कुछ मिलने के लिए आपसे। मेरे से मिलने आए तो बच्चे तो ठीक है, आप कहां से घुसे चले आ रहे हो ये बताओ मेरी क्लास में। आइए सर प्लीज। नहीं सर आइए, आप पहले डिजर्व करते हो। नहीं यार आइए, दो चार कुछ थके थके कैसे लग रहे हो तुम लोग? हाँ, 2-4 दिन से खाना नहीं खाया क्या? ऐसा लग रहा है प्रेशर है कॉलेज में बहुत। क्या प्रेशर है बहुत कॉलेज में? प्रेशर है तुमको? ज्यादा है क्या? हाँ अच्छा भाई तो मेरे को तो एक्साइटमेंट है। हाँ? मेरे को तो एक्साइटमेंट हो रही है। देख के लग तो नहीं रहा है। नहीं सर, और कह रहा अंदर से आ रही है एक्साइटमेंट। हाँ जी, हेलो 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 बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? सुना है बहुत जोरदार पढ़ रहे हो बेटा। आ रहे हैं, बहुत जल्दी आ रहे हैं, अक्टूबर के महीने में, याद है ना? तो हमारे साथ कुछ बच्चे चलो वो ऑर्गेनिक डिलीट हो गया सिलेबस से। नहीं बचा, अभी थोड़ा बहुत तो रह गया। थोड़ा बहुत तो पढ़ाएंगे। ऐसा कुछ ऐसा नहीं हुआ है क्या? नहीं नहीं, बता रहे थे बच्चे कि सर वो ठीक है, आप तो क्लास लेते रहो, एक्स्ट्रा चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक हटा दिया है आपसे। नहीं ऑर्गेनिक है। अच्छा। लेकिन आप कुछ चैप्टर कम हो गए तो उसके लेक्चर आप ले सकते हो। अच्छा, कम हो गया क्या? पॉलीमर हो गया, एवरीडे लाइफ हो गया, ये सब कम हो गए। अच्छा, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो कि 2-2 4-4 लेक्चर थे, तो मैं आपको 5 लेक्चर एक्स्ट्रा और देता हूँ, उससे ज्यादा लेट मत करना। बहुत बढ़िया। ठीक। तो कुछ बच्चे हैं हमारे साथ, आपसे बात करने के लिए आए हैं, और आपके अगर कुछ सवाल हो तैयारी से संबंधित तो वो पूछिएगा, उससे आपको फायदा होगा। और देखो ये बच्चे यहाँ पे आए हैं और अब भी हो सकते थे यहाँ पे, नो डाउट। मतलब थोड़ा सा ऐसा भी लगता है कि मैं भी काश वहां पे होता और मैं हो सकता था। बहुत बच्चे बहुत क्लोज रहे होंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये यहाँ पे इसलिए आए हैं कि आप कम से कम ये महसूस करो कि आपके जैसे ही है। देखो जो सेलेक्ट होते हैं, जो 680 690 नंबर ला रहे होंगे। कितने नंबर आए तेरे? 706। और भाई क्या हाल चाल? तो 706 नंबर लेके तू कह रहा है कॉलेज में प्रेशर है? सर बहुत प्रेशर है। कौन से बैच में पढ़ा था? मतलब 12th में था या फिर? नहीं सर, ड्रॉपर में यकीन 2.0। लेकिन 2.0 था, सेम यही बैच है। हाँ। क्या प्रेशर क्या लग रहा है तुमको? तो कैसा महसूस हो रहा है? एक मिनट, कैसा महसूस हो रहा है तुम्हें? कभी तुम उस स्क्रीन के उस तरफ थे, आज स्क्रीन के इस तरफ हो, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। घर नाम क्या है? घर कहाँ है? हाँ, नाम है मेरा विप्लव कारक। और घर कहाँ से हो? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। वेस्ट बंगाल से। एक तो बंगाली लोग गजब मचा रहे हैं आजकल यार, पता नहीं क्या हो गया है। हम मतलब अच्छा, मतलब माहौल बदल गया है क्या आजकल? पढ़ाई का माहौल हो गया है क्या? मतलब क्या है? हाँ सर, पढ़ाई चल रहा है बहुत अच्छा, और पीडब्ल्यू तो बहुत अच्छा कर रहा है। मतलब हर लोग पीडब्ल्यू लेते हैं आजकल बंगाल में ना। हाँ, हर लोग। अच्छा, आप कहाँ से? तो इसमें से भी वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। हाँ, कितने नंबर है? 688। 688, वेरी गुड। हाँ भाई, मैं भी वेस्ट बंगाल। तू वेस्ट बंगाल से है? 705। 705 कौन से कॉलेज में? फटाफट बता दो। एम्स भुवनेश्वर। एम्स भुवनेश्वर। एम्स भुवनेश्वर। एम्स भुवनेश्वर। तुमको एक ही जगह से उठा के लाए क्या? रूममेट तो नहीं हो तुम लोग? हम लोग 7 लोग हैं। 7 लोग एम्स। 7 लोग एम्स भुवनेश्वर में हैं। ओ 7 भाई, लोग बंगाली है। सातों बंगाली है। अच्छा, तो उस रीजन में पड़ता है ना, इधर से कम जाते होंगे उधर पढ़ने, है ना? तो ये भी है। आइए आजा भाई, ये कह रहा मेरे से भी पूछ लो। बता, नंबर बता, नाम बता, कहाँ से हो? नाम मेरा जगदीश है। हाँ, नंबर 699 है, और SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर। अरे वाह यार, एसएमएस में हो, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले एक सवाल ये बता दो, तुम्हें सीनियर मिले पीडब्ल्यू के पढ़े हुए? अभी सर 1 अक्टूबर से क्लासेज है, अच्छा, स्टेट तुम्हारी राउंड। तुम्हारी तो चल रही है। तो पीडब्ल्यू वाले सीनियर मिले? बहुत सारे सीनियर हाँ हैं। सर, हाँ सर। अभी तो लास्ट रुद्राशीष तो 2 साल हो गया उसको, तो वो तो 2 साल से 2 साल से सीनियर। तो रैगिंग लिया कि नहीं उन्होंने? नहीं, अभी एंटी रैगिंग पीरियड चल रहा है 3 महीने के लिए। बाहर भी नहीं जाने देते, बाहर भी मिलने भी नहीं देते। मिलने भी नहीं देते? हाँ, इसलिए तो चल कोई बात नहीं, मैं रैगिंग करवाता हूँ, चिंता मत कर। मैं बोल दूंगा उसको, रैगिंग ले लेगा तेरा, ठीक है? नहीं, और इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की जरूरत है। ये टेंशन ले रहा है तो अरे पहुंच गए कॉलेज में, टेंशन मत लो, अब हो जाएगा सब। हाँ, सब हो जाएगा, और अब मैं रैगिंग करवाऊंगा, तो चिंता मत कर। मेढक देखा? मेढक का भी देखा है? तुम तो मेढक बायो वाले से मेढक देखते हो? मेढक क्या होता है? मेढक देखते हो? फ्रॉग देखा है उसको अच्छे से? बन के दिखाओ तो एक बार फ्रॉग। बनो बनो, अरे एक बार बनो, कोई बात नहीं। नहीं, बन के दिखाओ तो सही। कहूंगा सर। हैं? क्यों? वहां से तो दिखेगा भी नहीं कैमरे से, तो नीचे बनेगा ना। दिखेगा।
ए बन के दिखाना। हाँ शर्ट के कौन तीसरे तोड़ेगा? बटन, शर्ट के तीसरे बटन हाँ पे तो बनेगा। ए, कैसे तेरा रैगिंग ये सच मैं में कर सकता हूँ। नहीं, सच में रैगिंग नहीं हुआ तुम लोगों का तो सच में तो बन जाएगा। सर फ्रॉक तो नहीं बन सकता। क्या बनेगा? बाकी आप बोलो वो हैं? घोड़ा बनता घोड़ा? घोड़ा तो कैसे बन सकता? घोड़ा ऐसे होता है घोड़ा और क्या होता है? कह रहा डॉक्टर बन गया कोई बात है। तो, तुम लोग बनोगे जब आ जाओगे यहाँ तो। आपने ट्रेनिंग दी नहीं ना घोड़ा बनने की। चलो बहुत अच्छा लग रहा है तुम लोग आए यहाँ पे। और देख भाई ऐसे ही होते हैं बच्चे जो सेलेक्ट होके आते हैं, और आप में से ही बहुत सारे बच्चे अगले साल आएंगे, ठीक है। और हम लोग इंतजार इसी बात का कर रहे हैं, हर साल यही उम्मीद रहता है कि ये बच्चे आए अगले साल, आप सब लोग यहाँ पे आओ, और जितने भी मेडिकल कॉलेज में उसमें सिर्फ फिजिक्स वाला का बच्चा ही पढ़े। तो ये तो डायरेक्ट होता है जो किसी बैच में पढ़ रहे होते हैं, और इनका जो वॉच आवर हम देखते हैं ना, हजारों मतलब घंटों में होता है, 100 घंटे 400 घंटे IAS 500 वाले घंटे। बच्चे हैं ये। तो ये वो बच्चे हैं जो सच में बैच में पढ़े हैं, और इनका वॉच ओवर क्या होगा? तुम सारे लेक्चर देखा था? हाँ सारे लेक्चर सारे, कोई बैकलॉग नहीं होता था? नहीं बैकलॉग नहीं होता था बैकलॉग भी नहीं होता ना, अभी हो रहा है इसीलिए प्रेशर है। इसलिए प्रेशर है। भाई से बैकलॉग था। बैकलॉग था? हाँ सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसको मैंने पूरा किया, बाकी किसी सब्जेक्ट में नहीं था। लाइव लेता था, रिकॉर्डेड लेता था? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिकॉर्डेड लेता था इसलिए बैकलॉग हो गया। और बाकी लाइव लेता था? हाँ सारे लाइव लेक्चर देखे हैं? हाँ। मतलब मोस्टली लाइव ही देखता था? हाँ फिजिक्स के कभी कभी आपके लेक्चर थोड़े से बहुत लॉन्ग होते थे, हाँ। तो वो थोड़ा सा रिकॉर्डेड देखता, बाकी सारा लाइव ही देखता नियरली। हाँ सर मुझे भी वही प्रॉब्लम होता था, 2 घंटे का लेक्चर आपका 4 घंटे लग जाता था। वो बहुत ज्यादा बात और उस वजह से वो 12th पे सर्च करना पड़ता था, इसीलिए रिकॉर्डेड देख लेता था। तुम ड्रॉपर हो कि 12th के साथ किया है? 12th के साथ किया। तुमने 12th के साथ किया है? अरे वाह यार, बधाई। मतलब बधाई तो सबको है, लेकिन बहुत बड़ी बात होती है 12th के साथ निकाल लेना। अच्छा, लक्ष्य में थे तुम? लक्ष्य अर्जुना दोनों में ही थे। अर्जुना में आपका खजाना से वीडियो लेक्चर देखता था। अच्छा तो अच्छा एक बात बता, ठीक है 2-2 घंटे के लेक्चर चाहे केमिस्ट्री को फिजिक्स को, पेन तो आता है, ये तो कोई नहीं कह सकता कि बहुत मजा आ रहा है, सब ठीक है सर, दिक्कत तो होती है, लेकिन उससे आसान होता है कि नहीं आगे का जर्नी? देखिए 4 घंटे लगता तो जरूर था, लेकिन वो एक बार कर लेते थे तो दूसरी बार वो टॉपिक दोबारा पढ़ना नहीं पड़ता था, यही फैसिलिटी है। हाँ, यही मतलब है। इतने शिद्दत से तुम भी पढ़ाई करो कि एक बार में ही सीख जाओ। ये पूछता है रिवीजन कैसे करें? रिवीजन बता दो यार, कैसे रिवीजन करें? रिवीजन 12th के बाद जो 2 महीना होता है ना, वो बहुत क्रूशियल होता है। वो 2 महीने में तुम कुछ भी कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। तुम ड्रॉपर से थे ना, यकीन से? Yes, sir, अब 1 तुम year बताओ तुम्हारी, क्योंकि बैच यकीन 2.0 है ये। सर एक्चुअली फर्स्ट टाइम जब मैंने अटेम्प्ट किया था, तो उसमें मैं जब नोट्स कंप्लीट करने के बाद रिवाइज करने जाता ना, तो वो मैं भूल जाता। लेकिन सेकेंड टाइम मैंने क्या किया, क्वेश्चंस मतलब खत्म करने के बाद सीधा क्वेश्चंस पे चला गया, मॉक टेस्ट पे, और मैंने देखा कि मॉक टेस्ट में जो गलती हो रहा है वो मैं फिर नहीं भूल रहा। तो मुझे जब ये बात क्लिक हुआ कि मॉक टेस्ट में भूलने वाला मैं नहीं भूल रहा, तो मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए, चाहे वो पार्ट टेस्ट हो चाहे फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो, और इसी वजह से मैं पूरा घर पे बैठ के देता था? हाँ कहाँ से लाए पेपर? सर फिजिक्स वाला के प्रीवियस ईयर के भी कुछ थे, और कुछ मेरे सीनियर से मिल गए। हाँ, और बाकी आप लोग लाइव टेस्ट भी हर वीकली लेते थे, वो सब, और कुछ अमेज़न से कुछ टेस्ट पेपर भी मैंने हाँ बिल्कुल बाय किया था, वो सब। हाँ भाई, तू कैसे करता था रिवीजन? हाँ मैंने भी टेस्ट से ही किया था। टेस्ट से मतलब लास्ट 2 महीने में करीब 65 के ऊपर फुल टेस्ट लगाए थे। 2 महीने में 65 फुल? हाँ हर दिन एक तो लगाते थे, कभी कभी 2, एक दिन में 2, एक दिन में 2 ही मैक्सिमम था। और तू? मैंने तो यकीन पहली बार ही लिया था 12th के बाद। 12th तक तो मेरे को पता ही नहीं था पीडब्ल्यू के बारे में। फिर जब ये लिया तो कुछ टॉपिक जैसे 11th में हमारे कोविड के कारण सिलेबस कट हो गया था 30%, इस कारण ये लेक्चर थोड़े लेट होते थे। बाकी सभी लेक्चर पूरे भले 2 घंटे का 3 घंटे हो जाए, एक लेक्चर देखने के बाद मेरे को रिवीजन की ज़्यादा जरूरत नहीं होती। बाकी तो मैंने उत्थान से रिवीजन तो हो गया था, कोई टेंशन नहीं था। और लास्ट महीने में कम से कम 80-90 मॉक टेस्ट दे दिए थे उसने। 80-90 लास्ट 2 महीने में? लास्ट महीने में एक जो लास्ट महीने में सिर्फ दिन के 2-2 3-3 पूरे दिन मॉक टेस्ट ही देता और उसका एनालाइज करता। अच्छा, जब प्रिपरेशन कर रहे थे और जब तुमने यकीन में पढ़ना शुरू किया, तो कई बार क्या होता है कि जब पढ़ना शुरू करते हैं तो जोश बहुत हाई रहता है
है ना, बढ़िया चल जाता है पढ़ाई। लेकिन एक टाइम के बाद लगता है कि यार क्या यार, रोज 2 घंटे के लेक्चर फिजिक्स के 4 घंटे में कंप्लीट करो, फिर केमिस्ट्री के कंप्लीट करो, फिर शाम को उसका रिवीजन बनाओ, नोट्स बनाओ, फिर मॉक टेस्ट की तैयारी करो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, डीपीपी करो। तो ऐसा नहीं लगता कि लाइफ में इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं? तो इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन नहीं होता? कहीं घूमने चले जाओ, गोलगप्पे खाओ, दोस्तों के साथ जाओ, है ना, थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर लो। तो क्या करते थे माइंड फ्रेश करने के लिए या फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए? एक्चुअली सर 11-12 में मैंने बहुत क्रिकेट खेला था। तो मुझे पता था कि इस साल एटलीस्ट 1 ईयर अब ड्रॉप नहीं आओ, तो उसमें मुझे करना ही है। तो मुझे फ्रस्ट्रेशन नहीं हुई फुल 1, क्योंकि 11-12 बहुत क्रिकेट। दो 2.5 घंटे क्लास एक्सटेंड होती है, बहुत सारा कंटेंट हो जाता है, तो उस समय सर थोड़ा होता, फ्रस्ट्रेशन तो होता ही है, इतनी तैयारी करते हैं। लेकिन मैं थोड़ी देर के आधे घंटे के लिए सो जाता था। पूरा फ्रेश होने के बाद फिर ये पढ़ाई का ही काम था। बाकी कोई मैं सोशल मीडिया वगैरह कोई था नहीं, गेम वगैरह में अकेला ही था। हाँ, मतलब इसीलिए डिमोटिवेट होते हैं, थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं पढ़ाते हाँ। यार पिछले साल का इसी टाइम का कुछ बताओ सीन। इस टाइम पे लास्ट ईयर तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे? यार इस टाइम मतलब अगस्त में, सितंबर में हाँ पढ़ रहा था सिर्फ, और कुछ नहीं। वही ना बात, कोई सोशल लाइफ नहीं था, कुछ नहीं था। नहीं, तुम्हें ऐसा टेंशन था कि सिलेबस जल्दी खत्म कर लूं मैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पूरा भरोसा था, पूरा भरोसा था बैच के ऊपर, पूरा भरोसा था मेरा। हाँ भाई कुछ कहेगा? सर यही सिमिलर सिचुएशन था। कैमरा के उस तरफ हम थे, यहाँ सीनियर आए थे सेलिब्रेशन के लिए, आपसे मिलने के लिए। तो नाम बता किसी का? रेजाउल्ला बॉस मतलब हमको सीनियर को बॉस बोलना पड़ता है उधर। अच्छा, रेजुल्ला 1 साल सीनियर हो गया ना? अच्छा, एम्स भुवनेश्वर में ही है। जैसा दिखता है अभी भी वो छोटा सा। एम्स भुवनेश्वर में ही है। और एक राउत दा है, वो दोनों है हमारे एम्स भुवनेश्वर में। सैमुअल दा है। सैमुअल दा। हाँ ऐसे मोटिवेशन, उधर से ही मोटिवेशन मिलता था। मतलब ये देख के साहब तुम्हें लग रहा है ना कि आप पीडब्ल्यू का पढ़ा हुआ। एक बात बताओ, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कुछ भी क्लास का कोई चीज सीन याद आ रहा है कभी कुछ भी? हाँ, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या गॉसियन सरफेस आपने बोला था वैसे ही आएंगे। हाँ, और आया सवाल? नहीं, आपने बोला था वैसे ही आएंगे रिजल्ट सेलिब्रेशन में। अच्छा। वो कढ़ाई लेके। हाँ, कढ़ाई लाया? मुझे पोलरीमीटर वाला याद है, अपने बकेट और गमछा लेके समझाया था। क्या समझाया था? पोलरीमीटर। कैलोरीमीटर? पोलरीमीटर क्या होता है? पोलरीमीटर मेरे को तो याद है आपका ये पप्पू मामा और कोयल मामी वाला, लेंज लो पास मत आओ, अट्रैक्ट करूंगी, दूर मत जाओ। पास मत आओ, रिपेल करूंगी, दूर मत जाओ, अट्रैक्ट करूंगी। वहीं पे बने रहना, एग्जाम के बाद ही डेट करूंगी। ये लॉ है भाई, ये कंसेप्ट है, तुम भी पढ़ोगे समय आएगा तो। चाहे आलू हो, वो पराठा हो, कुछ भी हो, बाल्टी हो, लोहा हो, ढक्कन हो, टपरी हो, सब में फैराडे तुम्हारा ईएमएफ उत्पन्न कर देगा फैराडे। अरे वाह यार, तू हिंदी मीडियम में पढ़ा है क्या 10th तक? नहीं, इंग्लिश। हाँ, 10th तक हिंदी उत्पन्न कर देगा, समझ आ गया मुझे, है ना? हिंदी मीडियम का था? 12th तक हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ, फिर 12th तक हिंदी मीडियम में था। यस। वाह यार। हिंदी मीडियम के बहुत बच्चे रहते हैं बैचेस में, उनको मतलब प्रॉब्लम होती है, बट देखो बच्चे करते हैं ओवरकम। अभी भी मुझे वहाँ स्कूल जहाँ चल रही है ना, मेरी 12th मैंने वहाँ से की है, वहाँ पे सर मुझे बुलाते हैं कि ये देखो बच्चा हिंदी मीडियम में, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी ये पीडब्ल्यू से यकीन बैच लो, आपको कहीं भी बाहर कोटा सीकर वगैरह जाने की परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। बैच लो ना लो, लेकिन बगैर बैच में हो तो पढ़ाई कर लो। मुझे 2-3 बार वहाँ मंच पे बुलाया गया स्कूल में। हाँ, अच्छा। मीडियम चेंज में क्या दिक्कत आती है बेटा, कुछ प्रॉब्लम आती है? पहले महीने भर थोड़ी प्रॉब्लम, बाकी तो सर सब हिंदी में समझा देगा, केवल ये लैंग्वेज इंग्लिश में लेकर दिलाते हैं। इससे तो मेरे को उल्टा बहुत बेनिफिट हुआ है, पेपर वगैरह सॉल्व करने में काफी स्पीड मेरी बढ़ गई अभी इंग्लिश में, और अभी इंग्लिश में पढ़ाई करता हूँ, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। एमबीबीएस में पूरी इंग्लिश में ही, क्योंकि हमारे बैचेस में बहुत अलग अलग मीडियम से रहते हैं बच्चे, बहुत अलग अलग, तो सब मैसेज किया करते हैं मैम इस मीडियम से, पर मुझे लगता नहीं दिक्कत आती है ना, इतनी कोई दिक्कत नहीं। और अभी इससे इंग्लिश मीडियम तो और बहुत बढ़िया है, इससे पेपर सॉल्व करने में बहुत आसानी होती है। लेकिन हिंदी में क्या डाउट बहुत रहते हैं, शब्द एक जैसे ही है, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या, इंग्लिश में एक ही शब्द है बस, वो साइंस के लिए याद हो गया तो बस। हिंदुस्तान मैम आप इधर आकर बच्चे दिख रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज से पहचान लिया। अच्छा, देख नहीं पा रहा, मुझे लग रहा है कि बच्चे लिख क्यों रहे हैं, मैंने कहा दिख नहीं रहे। प्रेम से बाहर चलेगा। अरे आओ ना सर, कहाँ मतलब मुझे तो बस यही चीज समझ में आया कि टाइम मैनेजमेंट, रिवीजन और
बैकलॉग, इन सब का जवाब है पढ़ते रहो बस। बिल्कुल सर, पढ़ते रहो सर। हम भी मतलब हम भी जैसे पढ़ाते हैं ना पूरे साल, हम टीचर लोग भी, मतलब ऐसा नहीं है कि टीचर जा रहे हो क्या आप? 5 बजे से क्लास ठीक ठीक ठीक। से ले रहा हूँ। अच्छा अच्छा, घर से ले लो, ठीक ठीक। मतलब बच्चों को लगता है कि टीचर लोग लेक्चर देते रहते हैं, पढ़ो पढ़ो। हम तुम्हारी सिचुएशन को समझते हैं, हम भी पूरा साल पढ़ाते हैं ना, तो एक पॉइंट ऐसा आता है, यही वाला टाइम होता है वो सितंबर अक्टूबर का, कि लगता है यार मोनोटोनस हो रहा है सब कुछ। तो बच्चों को भी लगता होगा मोनोटोनस हो रहा है, वही रोज का पढ़ना है, वही है। पर मुझे लगता है अगर आप इंजॉय कर रहे होते हो ना अपने काम को, तो हाँ, तो पेन कम सही हो लगता जाता है, है पेन थोड़ा। कम हो जाता है। देखो मैं तो क्लास वही में है कि कहती बच्चे हूँ। जब रोने लगते हैं तो मैं यही कहता हूँ यार दुखी होके करोगे ना तो बहुत करोगे, पेन हाँ। आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आप इसको ना रियलिटी को एक्सेप्ट करो कि तुम तैयारी कर रहे हो और ये तैयारी आसान नहीं है, बस इस रियलिटी को एक्सेप्ट करो किसी भी हालत में। ऐसे समझो कि मुझे तो करना ही है, चाहे जीवन मरण यही है, मतलब जान लगा देना है यहाँ पे। और खुश होके करोगे तो आधा घंटा ज्यादा भी अच्छे से पढ़ लोगे। और क्लास में प्रेशर full और concentration हाँ, से। प्रेशर और फ्रस्ट्रेशन से पढ़ोगे तो यार वही 1.5 घंटे की क्लास भी तुमसे नहीं ली जाएगी। सबसे बड़ी बात यही होती है। तो तुम लोग का क्या ड्राइविंग फोर्स था बेटा, कि हमें मतलब करना ही है? ड्राइविंग फोर्स क्या था पूरे साल? हाँ, मन में तो पूरी मैम यही रहती है कि करना है। और ये मैम विशेष कर तो सर इधर पढ़ाते, कभी मिलते नहीं हैं। एक मिनट आगे रहना। सबसे पढ़ते ही हैं। अच्छा, अच्छा। मिलने की बहुत इच्छा है, कभी हम भी सर से मिलेंगे। अभी बस ये 1 साल ही तो है, इसमें अपनी पूरी मेहनत लगानी है और क्या, फिर भविष्य है तो इसका। हमसे मिलने का भी एक ड्राइविंग फोर्स था। मिलने का तो सर मैम बहुत है वास्तव। तो अभी मेडिकल कॉलेज में कैसा लग रहा है जाके, मतलब कि कुछ अचीव कर लिया है, अच्छा लग रहा है? मतलब बच्चों को भी बताओ कुछ कि मेडिकल कॉलेज में जाके कैसा लगता है, जब आपको कॉलेज अलॉट होता है तो कैसी फीलिंग आती है? मतलब जो पूरे साल आप मेहनत कर रहे हो, उस कॉलेज के लिए मेहनत कर रहे हो ना, मैम तो जब जब कॉलेज अलॉट हुआ था तब तो पेरेंट्स और रिलेटिव्स सब बहुत ही खुश थे। तो उनके एक्साइटमेंट में खुद भी बहुत एक्साइटेड था। फिर क्लासेस शुरू हुए, फाउंडेशन कोर्स, ओरिएंटेशन सब हुआ, तो आस्ते आस्ते कॉलेज का मतलब रूटीन स्केड्यूल सब समझ में आने लगा। फिर शुरू में तो बहुत हेक्टिक लग रहा था क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम हॉस्टल का एक्सपीरियंस है। लेकिन फिर धीरे धीरे जब दोस्त बने तब उन दोस्तों में घुल मिल गए और अब जाके फिर पढ़ाई अच्छे से हो रही है। जैसे ये मेरे को सब कुछ पढ़ा देता है। तो पढ़ा देता है? तो खुद ही प्रेशर में है भाई। मैं उससे ही पढ़ता हूँ, अच्छा, वो मेरे से ज्यादा जानता है, नहीं सर, ये ऐसे ही उसको पता है humble हो रहा है। हैं? ज्यादा बहुत ज्यादा पढ़ता है मेरे से। बहुत बढ़िया। वो जो सेक्रीफाइस तुमने यहाँ करे कॉलेज में जाके, वो सब कंपनसेट हो जाएगा ना? Yes, मतलब तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा अब। तो यही ड्राइविंग फोर्स होती है बेटा, जब आप अपने लक्ष्य को पा लेते हो ना, तो वो जो अलग ही खुशी होती है, वहां जाके बहुत खुशी मिलेगी आपको और सारे रंग मिलेंगे। जो अभी बेरंगी हो रखी है ना आपकी लाइफ, वहां आपको हर तरह के रंग मिलेंगे, पर उन रंगों के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी बहुत। अभी के लिए थोड़ा होल्ड पे डाल दो चीजों को। देखो मतलब यही है ना कि जो चाहिए उसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगा, और जो चीज चाहिए उसका कीमत तो चुकाना ही पड़ेगा ना भाई। बिल्कुल। बिना कीमत चुकाए कैसे होगा। और मुझे अच्छा लग रहा है यार, मतलब इमोशनल मोमेंट है थोड़ा सा क्योंकि काफी वेट भी करना पड़ा है ना, बहुत ये था कि कभी मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे 2024 वाले बच्चे और रिजल्ट सेलिब्रेशन टाइप का कोई वेट था कि नहीं, तुम लोगों को इंतजार था कि नहीं? हाँ, इंतजार बहुत वेट था सर, इंतजार बच्चों था, को बहुत पूछते थे, इंतजार था, बहुत ही बहुत मैसेज इंतजार कर था। करके। सोच रहा था इस बार मिल पाएंगे या नहीं पाएंगे। हाँ। रीनेट का जो चक्कर चल रहा था। हाँ 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 हाँ, कोई बात नहीं तो कोई पेरेंट्स वेंट्स भी आए तुम्हारे साथ कि तुम लोग ऐसे ही उठ? पेरेंट्स हैं। अच्छा, पेरेंट्स भी आए, बहुत बढ़िया। तो भाई बहुत 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 सारे बच्चे। अच्छा, जैसे तुम बता रहे थे वेस्ट बंगाल, मतलब एक कोई दोस्त है मेरा, वो गया था वेस्ट बंगाल अभी, तो वो किसी अपने काम से गया था, किसी काम से गया था बर्धमान के साइड में। बर्धमान वही है ना वेस्ट बंगाल में। तो वहाँ पे ट्रेवल कर रहा था, तो वो कभी ऑटो से या कभी किसी चीज से ट्रेवल किया, और उसने जितने लोगों से बात करी सबके बच्चे पीडब्ल्यू में पढ़ रहे थे। हाँ सर, ऐसा है? बहुत फेमस है सर। हाँ, मेरे डिस्ट्रिक्ट में बहुत फेमस है पीडब्ल्यू, बहुत सब जगह चलता है। कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो तुम? पश्चिम मेदिनीपुर। अच्छा, तुम कहाँ से हो? मैं बांकुड़ा। बांकुड़ा से हो? अच्छा, बांकुड़ा। नॉट 24 परगनास। अच्छा, नॉर्थ 24 परगनास। अच्छा, हाँ हाँ, वो कोलकाता के पास है। हाँ, कोलकाता के पास है। तुम कहाँ से हो? मैं राजस्थान जालोर डिस्ट्रिक्ट से। जालौर। अच्छा, वहाँ पे पीडब्ल्यू में पढ़ते हैं बच्चे ऑनलाइन में? पीडब्ल्यू में अभी स्कूल वगैरह बहुत, मैं तो जहाँ पे मेरे को तो पूछते हैं मैं तो बताता ही रहता हूँ। मुझे भी एक भैया ने बताया था। अच्छा, तुमको किसने बताया था भाई? तुमको किसने बताया था? सर मेरे सारे रिश्तेदार पढ़ रहे हाँ। हैं, 9th के बच्चे हो, 10th के सारे बच्चे हो। रिश्तेदार फोन करके यही पूछते हैं कहाँ से पढ़ाई ली, कोटा भी नहीं गया यार, हुआ कैसे दे घर बैठे बैठे। घर बैठे बैठे सब डॉक्टर बन गया। ये एक अलग ही मतलब वो है, क्या माँ कहते का जो भी है माँ के हाथ का खाना। घर पे रहते रहते बच्चे पढ़ाई कर ले रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है और अच्छा लगता है यार।
जो एक विजन था 3 साल पहले हम सभी लोगों का, जितने लोग पीडब्ल्यू में 3 साल पहले ये शुरू किया था, वो इसीलिए शुरू किया था कि बच्चे जब किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अपना शहर छोड़ के बाहर जाके लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत ना पड़े। लेकिन जिनके पास है आज भी करते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, तुम बाहर भी जाओ पढ़ो, लेकिन हाँ ऐसा है कि आप जहां भी हो घर पे रह के पढ़ाई कर सकते हो, जो पहले नहीं था पॉसिबल। पहले जो असंभव सा लगता था कि आपको सेलेक्ट होना है तो घर से बाहर निकल के दूर शहर जाना पड़ेगा। अच्छा, तुम लोगों को टाइम हो गया 3-4 साल, जब तुम 9वीं 10वीं में रहे होगे और अभी 12th में ड्रॉप लिया, सेलेक्ट हो गए। पहले जो पढ़ाई का माहौल था उधर छोटे शहरों में और अब पढ़ाई का माहौल है, क्या चेंज हुआ है थोड़ा? मतलब पहले तो कंपटीशन की तैयारी करनी होती तो शहर में ही जाना पड़ता होगा, अब तो सब कर रहे होंगे। हाँ, घर में ही कर रहे होंगे ना। सब लोग पीडब्ल्यू ले रहे हैं। बहुत बहुत पॉपुलर है, बहुत। बहुत बढ़िया। तो भाई ये है ना कि जो मेहनत कर सकता है, जो डिजर्व है, वो आगे आना चाहिए, बस, है ना। चलो, थैंक यू सो मच। पढ़ा लेता हूँ, नहीं तो ये गाली देंगे मुझे बहुत। तुम लोग भी ऐसे करते थे? टाइम मास्टर टाइम खराब कर रहा है यार, इतना तो नहीं, फ्रस्ट्रेशन के बीच थोड़ा थोड़ा मजा आता था ये देख के। हाँ, मजा आता था। हाँ। थोड़ा तो मोटिवेशन भी जरूरी है। हाँ, मिलता था थोड़ा थोड़ा है ना। हाँ। बाकी पढ़ते रहो, हाँ। सब ठीक हो जाएगा। हाँ। और सभी चीजों का जवाब जो मुझे इनसे समझ में आ रहा है कि अगर तुम टाइम दे रहे हो सिर्फ एक ही काम में, कि तुम्हारा काम सिर्फ पढ़ना है, तो सब आसान है। तुम्हारा काम पढ़ना है तो सब आसान है, बस। स्लीप आवर, अबे भाई इन सब सवालों का कोई जवाब नहीं है भाई। सबकी कैपेसिटी अलग होती है। सबकी कैपेसिटी अलग होती है, सबकी रिटेंशन पावर अलग होती है, सबकी जो 1 घंटा में पढ़ लेता है किसी को 1.5 घंटा लगता है। तुम बस लगे रहो, अपना 100% दो और लगे रहो बस, और बिल्कुल जीवन खराब हो जाएगा। इसके अलावा तुम्हारे जीवन में कुछ बचना नहीं चाहिए और सिर्फ इसी चीज में लग जाओ तो आसान है। हाँ, फिर मैं अगेन कहूंगा कि प्रेशर लेके, पेन लेके और फ्रस्ट्रेट होके मत करो, खुश होकर पढ़ोगे, चीजें आसान हो जाएगी। ठीक है? कुछ खाना पीना खाया तुम लोगों ने? आए, चलो मैं क्लास लेके अभी आता हूँ, तो फिर मिलूंगा, फिर खिलाता हूँ। ठीक है? चलो, थैंक यू। पोहे की प्लेट वगैरह क्लास वाली। अब खाना छोड़ दिया मैंने क्लास में, पहले खाता था, अब छोड़ दिया, थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता यार, है ना। पहले ज्यादा खाता था क्लास में ना। हाँ। हैं? हाँ, देख के भूख लगती थी तुम्हें? सर आप तो बहुत। आप तो कैमरा के सामने जाकर खाते थे सर। हाँ। मैंने अब छोड़ दिया खाना यार, छोड़ दिया, अब नहीं खाता हूँ, अच्छा नहीं लगता थोड़ा। चलो ठीक है, बाय, है ना, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, बाय, थैंक यू। मिलेंगे अपन, है ना। कहाँ, उधर कहाँ जा रहा है भाई? कहाँ हाल, दीवार में टकराएगा। मैंने खाना छोड़ नहीं दिया, क्या झूठ रे, क्या झूठ, क्या झूठ, हाँ क्या झूठ बता। खाना छोड़ नहीं दिया मैंने तुम्हारे चक्कर में। क्या झूठ रे क्या झूठ। कॉफी पीते हो और तू खा, तो तू एक काम कर, सब बंद करवा दे मेरा, पानी कॉफी खाना पीना सब बंद करवा दे, बैन करवा दे, क्लास के बाहर भी बैन करवा दे। क्या हो गया? फिर क्या हो गया भाई? ये ठीक होगा कि नहीं? मल्टीपल टाइम्स कलर चढ़ गया क्या इस पे? क्या हो गया रे? हाँ, हो गया, हो गया, हो गया। हाँ जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया बेटा। बस यही कहूंगा, खुश होके अच्छे से पढ़ाई करो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है? ठीक है, चलो। रिजिड बॉडी, body in which distance between any two point remains same is called rigid body. No body is perfectly rigid. कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड नहीं होता है ना। तो बॉडी क्या होता है? बॉडी होता है इलास्टिक, और इलास्टिक बॉडी वो बॉडी होता है विच रीगेन
रीगेन इट्स शेप आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स। जब डिफॉर्मिंग फोर्स आप हटा देते हैं तो शेप को एग्जैक्टली रीगेन कर लेता है। पार्शियली रीगेन इट्स शेप, वो बॉडी जो पार्शियली रीगेन करता है वो इनइलास्टिक होता है। एंड परफेक्टली इनइलास्टिक या प्लास्टिक बॉडी जो होता है परफेक्टली इलास्टिक डज नॉट रीगेन इट्स शेप आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देने के बाद वो बिल्कुल भी अपने शेप को रीगेन नहीं करता है ना, बिल्कुल भी अपने शेप को रीगेन नहीं करता। क्लियर है क्या? ये बात आपको समझ में आता है? चलिए अब बताइए कि ज्यादा इलास्टिक कौन है, रबर या स्टील? जिनमें से ज्यादा इलास्टिक कौन है? तो यहां पे जवाब ही लिखा हुआ है, रबर इज मोर इलास्टिक देन स्टील। बताइए ट्रू है कि फॉल्स है? तो बिल्कुल ये ट्रू है। रबर इज मोर इलास्टिक देन स्टील है, नहीं लेस होगा ना, हाँ ठीक है। रबर इज लेस इलास्टिक देन स्टील। रबर जो होता है वो कम इलास्टिक होता है और स्टील ज्यादा इलास्टिक होता है ना, वो ज्यादा इलास्टिक होता है। अब बताइए ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा क्यों होता है? इलास्टिक मतलब सर इलास्टिक तो रबर ज्यादा है। आप रबर को लोग ऐसे खींच लो तो ज्यादा इलास्टिक है। तो जो जितना ज्यादा खींचता है वो उतना ज्यादा इलास्टिक होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो जितना ज्यादा खींचता है वो उतना ज्यादा इलास्टिक हो ये जरूरी नहीं है। जो खींचने के बाद अपने शेप को रिगेन कर लेता है वो उतना ज्यादा इलास्टिक होता है। जैसे रबर है, रबर को पकड़ के अब 4 बार 5 बार ऐसे खींच के छोड़ोगे और बाद में उसको छोड़ दोगे, रख दोगे, तो उसका जो साइज है वो लमड़ा हुआ दिखेगा। ऐसा नहीं कहता है अरे यार रबर को लमार दिया पकड़ के। अब लमार दिया पकड़ के मतलब वो लमड़ गया मतलब उसका शेप एकदम ऐसा हो गया, खराब सा हो गया। तो मान लो कि ये रबर है, मान लो ये रबर जैसा कोई चीज है और इसको पकड़ के 4 बार ऐसे करके छोड़ दोगे तो इसकी साइज इतनी हो जाएगी, थोड़ी सी लमड़ जाएगी। हाँ, लेकिन स्टील क्या होता है कि स्टील को भले ही इलोंगेट करना मुश्किल है, लेकिन अगर तुम उसको खींच के छोड़ोगे अपने शेप में आ जाएगा, खींच के छोड़ोगे शेप में आ जाएगा, खींच के छोड़ोगे शेप में आ जाएगा। तो स्टील अपने शेप से बहुत प्यार करता है। स्टील को अपने शेप एंड साइज से बहुत प्यार है। आप उसको कितना भी कंप्रेस और इलोंगेट कर दोगे डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के, जब डिफॉर्मिंग फोर्स हटाओगे वो अपने शेप को रिगेन कर लेगा। तो जो लमड़ जाए, खिंच जाए, वो उतना ज्यादा इलास्टिक हो ये जरूरी नहीं है। जो अपने शेप को जितनी अच्छे से रिगेन कर लेता है वो उतना ज्यादा इलास्टिक होता है। अबे लमड़ जाए मतलब वो खींच के छोड़ दिया तो ऐसा लमड़ा लगे, वो होता है डिफॉर्म, है ना, डिफॉर्म हो जाए, है डिफॉर्म हो जाए, है ना। लड़कियां जो चोटी बांधती है रबर से, लड़कियां जो ऐसे करके चोटी बांधती है ऐसे करके। अब वो जो चोटी बांधती है लड़कियां रबर से, उस रबर को बहुत दिन तक यूज करो तो वो थोड़ा लमड़ा हुआ नहीं हो जाता है, हाँ? नहीं हो जाता है। हाँ, तो ज्यादा इलास्टिक कौन है? स्टील ज्यादा इलास्टिक है। स्टील ज्यादा इलास्टिक है। तुमने वो देखा है गाड़ी वाड़ी में या बसों में या छोटे बच्चे खेलते हैं जिसमें ऐसा होता है ना, स्प्रिंग लगा होता है, ऐसा स्प्रिंग टाइप का लगा होता है, ठीक है। अब तुम उसको खींच दो, खींच तो जाएगा, लेकिन स्प्रिंग को 5 बार 10 बार ऐसे खींच के छोड़ दोगे तो ऐसे ही पड़ा रह जाएगा, उसका शेप खराब हो जाएगा। तो जो जितना ज्यादा खिंच जाए वो उतना ज्यादा इलास्टिक हो ये जरूरी नहीं है। खिंचने के बाद जितना जल्दी अपने शेप को रिगेन कर ले वो उतना ज्यादा इलास्टिक होता है। कहने का ये मतलब है। कहने का मतलब समझ गए क्या? देखो, एक्सटर्नल फोर्स 2 तरह का होता है। एक होता है कंप्रेसिव फोर्स और एक होता है इलोंगेटिव और टेंसाइल फोर्स। कंप्रेसिव फोर्स क्या होता है? देखो, जैसे मान लो कि ये एक रॉड है, इस रॉड पे इधर से मैंने फोर्स लगाया F1 और इधर से फोर्स लगाया मैंने F2। तो इसमें ये दोनों फोर्स कैसे हैं? F1 एंड F2 आर कंप्रेसिव मतलब इसके लेंथ को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने इस रॉड पे इधर से फोर्स F लगाया और इधर से भी फोर्स F लगाया तो नेट फोर्स कितना हो गया? 0। बट नेट कंप्रेसिव फोर्स कितना हो गया? नेट कंप्रेसिव फोर्स हो गया 2F। अब नेट फोर्स 0 है तो इसका शेप एंड साइज चेंज होगा कि नहीं होगा? इधर से मैं फोर्स लगाऊं, इधर से भी फोर्स लगाऊं,
और नेट फोर्स क्या है अभी देखिएगा ध्यान से, 0 है। तो बताओ इसका शेप एंड साइज चेंज होगा कि नहीं? सर शेप एंड साइज कैसे चेंज हो जाएगा? नेट फोर्स 0 है तो क्या नेट फोर्स 0 होना शेप एंड साइज को चेंज होगा या नहीं होगा ये बताता है? नहीं नहीं। नेट फोर्स इधर से मैंने F लगाया, इधर से भी मैंने F लगाया, दोनों तरफ से फोर्स मैंने कितना लगाया? F एंड F। तो नेट फोर्स क्या हो गया? 0। लेकिन नेट कंप्रेसिव फोर्स क्या हो गया? 2F। एक सिंपल सा एग्जांपल है, सिंपल सा एग्जांपल है। मान लो ये तुम हो, बड़े सुंदर शकल तुम्हारा, एकदम एकदम लहराता हुआ, खिलखिलाता हुआ, मुस्कुराता हुआ शकल। अब मैंने क्या किया, इधर से तुमको थप्पड़ मारा 50 न्यूटन का, और इधर से भी थप्पड़ मारा 50 न्यूटन का, दोनों तरफ से थप्पड़ याद ऐसे पकड़ के ऐसे करके। तो मैंने तुम पे नेट फोर्स कितना लगाया? 0। तो बताओ तुमको चोट लगेगी नहीं लगेगी? सर नेट फोर्स 0 है तो चोट लगेगी? हाँ बिल्कुल लगेगी। कैसे? ये देखो, इसमें सेलेक्ट होगा क्या? ये नहीं होगा ना, वही तो प्रॉब्लम है। इसलिए तो मुझे दूसरे पेज पे बनानी पड़ेगी, ये देखो है, ये इधर से मैंने फोर्स लगाया और इधर से भी मैंने फोर्स लगाया। अब बताइए ध्यान से सोच के, मैंने दोनों तरफ से फोर्स लगा दिया, हाँ, क्या आपकी हालत ऐसी नहीं हो जाएगी? ऐसी नहीं हो जाएगी? सर एकदम चपरिया दिया आपने, तो शकल को चपरिया दिया, पिचक जाएगा। तो बताओ जब नेट फोर्स 0 था तो पिचका कैसे? जब नेट फोर्स 0 था तो पिचका कैसे? ये सवाल है आज का, और ये तुम समझ गए ना तो फिर पूरा गेम समझ जाओगे। पिचका कैसे बताओ? जब नेट फोर्स 0 था तो एकदम पिचक कैसे गया, एकदम चपरिया कैसे दिया, इसको चपटा कैसे हो गया? बताओ चपटा कैसे हो गया? बताओ। तो सर चपटा इसलिए हो गया कि बैलेंस फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और 9वीं क्लास को ये पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाया था जब 9वीं को, तो मुझे आज भी याद है। बैलेंस फोर्स मतलब नेट फोर्स 0, बैलेंस फोर्स क्या हो गया कि नेट फोर्स 0 कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बैलेंस फोर्स कैन चेंज shape and size of object. Balance force can change shape and size of object. Balance force can change shape and size of object. If net force is 0, then acceleration must be 0. Net acceleration must be 0. But shape can change. But shape can change. But shape can change. Shape change हो सकता है। अब जब shape change होता है तो दो तरह का shape change होता है। एक, आप एकदम उसको चिपरिया दोगे, चिपटा कर दोगे, है ना, या लमड़ा दोगे, दो तरह का होता है। तो जो पिचका देगा वो कंप्रेसिव फोर्स है, और जो लमड़िया देगा वो इलोंगेटिव फोर्स है, इलोंगेटिव या टेंसाइल फोर्स है। जो लमड़िया देगा, जो पिचका देगा वो कंप्रेसिव फोर्स है। तो देखो बेटा ये सही है कि एक फोर्स F मैंने ऐसे लगाया, एक फोर्स F ऐसे लगाया, तो नेट फोर्स 0 है तो इसका एक्सेलरेशन 0 होगा। बट कंप्रेसिव फोर्स जो होगा, कंप्रेसिव फोर्स में आप 2F फोर्स काउंट करोगे। कंप्रेसिव फोर्स में कितना फोर्स काउंट करोगे? 2F फोर्स काउंट करोगे। जैसे इलोंगेटिव एंड टेंसाइल फोर्स क्या होता है? मान लीजिए रॉड है, देखिए ये रॉड है। अब इस रॉड में अगर इधर से मैं फोर्स लगाऊं F1 ऐसे आगे की तरफ, और इधर से मैं फोर्स लगाऊं F2, बताओ ये कैसा है? तो आप यहां पे बोलेंगे कि ये दोनों फोर्स कैसा है? इलोंगेटिव फोर्स है। ठीक है, दोनों फोर्स कैसा है? इलोंगेटिव फोर्स है। ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है। तो नेट इलोंगेटिव फोर्स कितना होगा? तो नेट इलोंगेटिव फोर्स आपका होगा F1 प्लस F2। क्यों भाई? ये भी तो आपका साइज बढ़ा रहा है और ये भी आपकी साइज बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो नेट इलोंगेटिव फोर्स कितना लिखेंगे आप? F1 प्लस F2। नेट इलोंगेटिव फोर्स में तो भाई दोनों को ऐड करोगे, बोलो। नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स क्या है? 0 है, लेकिन नेट इलोंगेटिव फोर्स तो काउंट करोगे ना, वो भी खींच रहा, ये भी खींच रहा। जैसे कंप्रेसिव फोर्स देखो तो ये भी अंदर धक्कादार है, ये भी अंदर धक्कादार, तो कंप्रेसिव फोर्स तो 2F काउंट करोगे आप।
बताओ। अच्छा, इसमें भी एक चीज समझना पड़ेगा, इसमें भी एक चीज समझना पड़ेगा। जैसे मान लो ये एक रॉड है, तुम समझ जाओगे, कोई टेंशन नहीं, ये एक रॉड है, और मान लो इस रॉड को मैं यहां से फोर्स लगा के खींच रहा हूं 10 न्यूटन, और इस पर मैंने आगे की तरफ ही फोर्स लगाया है, F बराबर F1 बोल देता हूं 13 न्यूटन, और ये F2 लगा है 10 न्यूटन। ठीक है, या पहले ये भी 10 ही रखता हूं, ये भी 10 ही रखता हूं। अब मुझे बताओ कि इस पर नेट फोर्स कितना लगा। नेट फोर्स, सर आप इसको 10 न्यूटन फोर्स लगा के आगे खींच रहे हो, हाँ सर। आप इस पे पीछे से भी 10 न्यूटन फोर्स लगा के इसको आगे धक्का मार रहे हो, हाँ, तो नेट फोर्स तो 20 न्यूटन हो गया। बट इलोंगेटिव फोर्स कितना होगा, इलोंगेटिव फोर्स कितना होगा, इलोंगेटिव फोर्स होगा 0, इसका शेप चेंज नहीं होगा। दिस रॉड will accelerate, will accelerate, accelerate, but shape will not change, but shape will not change, will not change। यहां पे कोई भी इलोंगेटिव और कंप्रेसिव फोर्स नहीं आएगा, कोई भी इलोंगेटिव और कंप्रेसिव फोर्स नहीं होगा। नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स 20 न्यूटन होगा। क्यों कि भाई इसमें तो 10 न्यूटन से आगे खींच रहा हो, और इस पे भी 10 न्यूटन तूने आगे धक्का दिया, तो टोटल नेट फोर्स कितना हुआ 20 न्यूटन, लेकिन टोटल इलोंगेटिव फोर्स कितना हुआ 0। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये रॉड जैसा है, अब इस पे मैं 10 न्यूटन फोर्स लगा के आगे धक्का खींच रहा हूं, और इस पे पीछे से भी 10 न्यूटन फोर्स आगे मार रहा हूं, तो टोटल फोर्स कितना होगा, टोटल फोर्स 20 न्यूटन होगा। लेकिन अगर इसके मुंडी को पकड़ के 10 न्यूटन से आगे खींचूंगा, इसके पिछवाड़े को भी 10 न्यूटन से आगे मारूंगा, तो इसमें कोई इलोंगेटिव फोर्स जैसी चीज नहीं आएगी, इलोंगेटिव फोर्स जैसी चीज नहीं आएगी। बताओ बताओ, समझ, एक्सीलरेशन होगा, हाँ बिल्कुल होगा, कैसे नहीं होगा। ये तेरा कोई मुंडी पकड़ के 10 न्यूटन से आगे खींचेगा और पिछवाड़े पे भी 10 न्यूटन से आगे धक्का मारेगा, तो भाई नेट फोर्स तो 20 न्यूटन है। पता फील आया कि नहीं है, मैं यही समझाना चाह रहा हूं तुम्हें कि कंप्रेसिव और इलोंगेटिव फोर्स और नेट फोर्स में फर्क है। नेट फोर्स जब 0 है तो भी कंप्रेसिव फोर्स है, ये रहा। नेट फोर्स जब 0 है देखो तो भी कंप्रेसिव फोर्स है, जब नेट फोर्स 0 नहीं है तो देखो कंप्रेसिव फोर्स नहीं है। तो नेट फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स एक ही चीज नहीं होता, मैं ये समझाना चाह रहा हूं बस। ये आया कि नहीं आया बताओ। नेट फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स सेम चीज नहीं होगा, बस ये समझाना चाह रहा हूं। बता बता, इसमें तू इनकार कर देगा क्या 10 न्यूटन आगे लगा रहा हूं और 10 न्यूटन आगे लगा रहा हूं तो 20 न्यूटन होगा, लेकिन इसका शेप चेंज नहीं होगा। देखो इधर, मान लीजिए कि ये तुम्हारा रॉड है एक, इधर मैंने लगाया है F1 15 न्यूटन और ये लगाया मैंने F2 10 न्यूटन। बताओ इस पर नेट फोर्स कितना है। सर आगे लगाया आपने 15 और आगे ही लगाया आपने 10। देखिए आगे लगाया 15, आगे लगाया 10 और आगे लगाया 15, तो नेट फोर्स होगा 25 न्यूटन। और यहां पे इलोंगेटिव फोर्स कितना होगा, इलोंगेटिव होगा 15 आगे खींचना चाह रहा है लेकिन ये दबाना चाह रहा है 5 न्यूटन। मान लो ये रॉड है, मान लो ये रॉड है, यहां पे मैंने फोर्स लगाया है 10 न्यूटन और यहां पे इसको आगे धक्का मार रहा हूं मैं F2 से 20 न्यूटन। तो इस पर नेट फोर्स बताओ कितना होगा। सर ये फोर्स कहां लग रहा है आगे और ये भी आगे, तो 20 10 30 न्यूटन। लेकिन इस पर ये तो आगे खींचना चाह रहा है इसको और ये इसको कंप्रेस करना चाह रहा है, कंप्रेसिव फोर्स होगा, कंप्रेसिव फोर्स होगा 10 न्यूटन का। बताओ बताओ, समझ में आता है ये बात। बताओ समझ में आई, ये छोटी मोटी बातें समझ में आई बेटा, ये छोटी मोटी बातें समझ में आई। चलो, नॉर्मल एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है, तो यही कल मैं आपको पढ़ा था, नॉर्मल एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल जो लेंथ के लॉन्ग फोर्स लग रहा है, जैसे मान लीजिए रॉड है, एक सवाल और कर लेते हैं, एक सवाल और कर लेते हैं। मान लो ये एक रॉड है, इस पर मैंने F फोर्स लगाया
और इधर से भी मैंने फोर्स लगाया, और मान लेते हैं एक रॉड है जिसको मैंने यहां से हिंज कर दिया और इधर से फोर्स लगाया, इधर से फोर्स लगाया, ठीक है। तो मुझे बताओ, सेम रॉड अगर दोनों है, बोथ आर सेम रॉड, बोथ आर सेम रॉड, बोथ आर सेम रॉड, दोनों आइडेंटिकल रॉड है, सेम रॉड, देन elongation will be elongation will be, ये है ए केस और ये है बी केस। तो elongation किस में ज्यादा होगा कि ए और बी में सेम होगा, ए में ज्यादा होगा, बी में कम होगा, ए में कम होगा, बी में ज्यादा होगा। बताओ elongation किस रॉड में ज्यादा होगा? दोनों रॉड सेम है लेकिन फोर्स लगाने का तरीका अलग है। तो elongation बताओ क्या होगा? तो बेटा आपको मैं बता दूं, elongation दोनों में सेम होगा, elongation दोनों में क्या होगा? सेम होगा। elongation will be same, elongation will be same, elongation सेम होगा। क्यों होगा elongation सेम? बड़ा आसान है। ये तो मैं आपको शायद लॉज ऑफ मोशन में भी थोड़ा समझाया था, या भी समझा देता हूं। होता क्या है कि आप इसको पकड़ के पीछे खींच रहे हो एफ से, हाँ सर, एफ से आगे खींच रहे हो, तो नेट फोर्स क्या हो गया? 0। लेकिन ये भी तो इलोंगेट करना चाह रहा, हाँ सर, ये इलोंगेट कर रहा और ये भी इलोंगेट कर रहा, तो दोनों इलोंगेटिव फोर्स लग रहा है। इसका नेट एक्सेलरेशन क्या होगा? 0, और नेट इलोंगेटिव फोर्स आ जाएगा। इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा कि ये एफ से आप आगे खींच रहे हो, हाँ, तो इसका पिछवाड़ा भी तो यह फिक्स है और ये इस पर एफ से पीछे लगाएगा फोर्स। भले ही आप नहीं लगा रहे हो, लेकिन इसके बैक साइड को आपने इसको चिपका दिया इससे, तो ये भी तो एफ फोर्स पीछे लगा रहा है, ये भी तो एफ फोर्स पीछे लगा रहा है, ये भी तो एफ फोर्स पीछे लगा रहा है। समझ में आया ये बात? समझ में आया ये बात? क्लियर है क्या? समझ में आया ये बात? अब यहां पे देखो, यहां पे देखो, मान लो ये रॉड है, मान लो ये रॉड है, और इस रॉड का इनिशियल लेंथ है बेटा L0। अब इसी रॉड को मैंने फोर्स लगा के इसके लेंथ के लॉन्ग खींचूंगा, तो ये जो फोर्स है वो मैंने कहां लगाया है सर? इस क्रॉस सेक्शन एरिया के पैरेलल फोर्स लगा। एरिया भी तो इधर ही होगा, एरिया हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। आप कह सकते हो सरफेस के नॉर्मल, सरफेस के परपेंडिकुलर, जो सरफेस है, सरफेस जो होगा, सरफेस मतलब ये वाला सरफेस बेटा, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, ये सरफेस, इस सरफेस के परपेंडिकुलर इधर फोर्स लगा है ना। देखो ये सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर इधर फोर्स लगा है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर हमने फोर्स लगाया, तो इसका लेंथ चेंज हुआ है डेल्टा एल से। लेंथ कितना चेंज हुआ है? डेल्टा एल से। तो इसके अंदर पीछे की तरफ एक इलास्टिक फोर्स डेवलप होगा, और आप कहेंगे नॉर्मल, क्योंकि सरफेस से परपेंडिकुलर नॉर्मल या लेंथ के अलोंग लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल मतलब लेंथ के अलोंग नॉर्मल स्ट्रेस, या इसी को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, दैट इज इक्वल टू एफ बटा ए, इलास्टिक फोर्स जो है वो बटा एरिया। अब इसका जो स्ट्रेन होता है, इस स्ट्रेन को भी हम कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेन बेटा, नॉर्मल स्ट्रेन, या तुम कह सकते हो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। वो होता है चेंज इन लेंथ बटा लेंथ, चेंज इन लेंथ बटा लेंथ। क्या होगा? चेंज इन लेंथ बटा लेंथ, ठीक है, चेंज इन लेंथ बटा लेंथ, ये आएगा। चलो ठीक है। तो हुक्स लॉ कहता है, हुक्स चाचा का जो लॉ है, हुक्स चाचा का जो लॉ है वो कहता है एफ बाई ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। यहां लिख देता हूं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस आपका एफ बाई ए और स्ट्रेन हो गया आपका डेल्टा एल बाई एल, और प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एफ बाई ए बराबर आता है गामा डेल्टा एल बाई एल, जहां पे गामा क्या है? यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस। मान लो एक वुड है, लकड़ी है, और लकड़ी को तुमने पकड़ के खींचा, तो उसके अंदर शेप को रीगेन करने की इंटेंशन क्या है? कम है। लेकिन आपने स्टील है, स्टील को पकड़ के खींचा, तो स्टील में अगर आपने ये स्ट्रेन डेवलप किया, और आपने वुड में यही स्ट्रेन डेवलप किया, एल्युमिनियम में यही स्ट्रेन डेवलप किया, तो सब में एफ बाई ए इलास्टिक फोर्स बटा एरिया स्ट्रेस जो आएगा वो सेम आएगा। क्या दुनिया के हर क्रिस्टल के लिए अगर स्ट्रेन सेम रखूं तो हर क्रिस्टल में स्ट्रेस सेम आएगा क्या? नहीं, डिपेंड करता है स्ट्रेस नेचर ऑफ क्रिस्टल पे, नेचर ऑफ सॉलिड, कि सॉलिड कैसा है, सॉलिड कैसा है इस पे डिपेंड करता है, सॉलिड कैसा है इस पे डिपेंड करता है ना, इस पे डिपेंड करता है। और यंग मॉडुलस जितना ज्यादा होगा, हायर द
value of young modulus, higher the value of modulus, higher the value of young modulus, higher will be elasticity, उसकी इलास्टिसिटी उतनी ज्यादा होगी, मतलब सेप रीगेन करने की क्षमता उतनी ज्यादा है, सेप रीगेन करने की क्षमता उतनी ज्यादा है। समझ गए बेटा, ये बात समझ गए कि जितनी ज्यादा यंग मॉडुलस है सेप रीगेन करने की क्षमता उतनी ज्यादा है। अच्छा, ये जो यंग मॉडुलस है वो लिक्विड में भी होता है क्या? नहीं। अब लिक्विड का लेंथ कैसे चेंज करोगे? लिक्विड के कौन से सरफेस एरिया पे फोर्स लगा के लॉन्गिट्यूडनल उसका लेंथ चेंज करोगे? अबे कैसी बातें कर रहा है। यंग मॉडुलस फॉर लिक्विड एंड गैस will be zero. For liquid and gas will be zero. Young modulus for liquid and gas will be zero. यंग मॉडुलस की जो वैल्यू होती है लिक्विड एंड गैस के लिए क्या होती है? जीरो होती है भाई, जीरो होती है। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए डिफाइंड होता है? सिर्फ और सिर्फ डिफाइंड होता है एफ बाई ए बराबर गामा डेल्टा एल बाई एल। ये किसके लिए डिफाइंड होता है? ओनली फॉर सॉलिड, ओनली फॉर सॉलिड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? फोर्स बटा एरिया को पाई आर स्क्वायर, अगर सॉलिड है तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू गामा चेंज इन लेंथ, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ। वह रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है ना कि किस तरह का रिक्वायरमेंट है, उस तरीके से आप ये लिखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है टेंजेंशियल स्ट्रेस, इसी को हम शियर स्ट्रेस भी बोलते हैं, शियर स्ट्रेस भी बोलते हैं। इसको कैसे डिफाइन करेंगे बताओ? तो ये है बबुआ, ये है तुम्हारा रॉड, देखो ये रॉड, और इस रॉड पे ऐसे आपने फोर्स लगाया, क्रॉस सेक्शन एरिया के मतलब सॉरी सरफेस के टेंजेंशियली फोर्स लगाया आपने, ये एरिया ए है, और ये इसका जो दूसरा है एंड उसको मैंने यहां पे फिक्स रख दिया। तो ऐसे जब फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा? इसका लेंथ चेंज तो होगा नहीं सर, थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। ये फोटो ऐसा दिखेगा, थोड़ा सा ऐसा दिखेगा ना भाई। अरे जबरदस्ती तुम इसको पकड़ के झुका दिए हो ना, लमराए नहीं हो, लेकिन ऐसे इसका ओरिएंटेशन चेंज कर दिया ऊपर वाले पॉइंट का, तो ये थीटा एंगल मान लो आगे चला गया। ये इसका इनिशियल लेंथ है आपका, मान लो L0 या Li, कुछ भी बोल लो, इनिशियल लेंथ है Li। तो यहां पे डिफाइन करोगे ये शियर स्ट्रेस F, ये वाला फोर्स जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगा है बटा एरिया ए, और इसमें स्ट्रेन जो आएगा उसको थीटा को स्ट्रेन कहते हैं, थीटा या tan थीटा बोल सकते हो। और tan थीटा क्या हो जाएगा? इसका अपर पॉइंट, अपर सरफेस कितना आगे गया बटा इनिशियल लेंथ, मतलब डेल्टा एल बटा इनिशियल लेंथ। ये कितना आगे गया, ये लेंथ है, ये डेल्टा एल। डेल्टा एल यहां पे चेंज इन लेंथ नहीं है, बताइए, चेंज इन लेंथ नहीं है बेटा डेल्टा एल बेटा यहां पे चेंज इन लेंथ नहीं है। डेल्टा एल क्या है? अपर पॉइंट जो आगे गया है ना, वो वाला लेंथ है डेल्टा एल। ठीक है ना, स्ट्रेन आ गया। अब यहां पे हुक्स चाचा फिर से घुस जाएंगे, और हुक्स चाचा कहेंगे कि F बाई ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये स्ट्रेन होगा, शियर स्ट्रेन होगा। F बाई ए यहां पे प्रोपोर्शनल साइन होता है ईटा इंटू स्ट्रेन को आप थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ईटा होता है कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी, कि कितना रिजिड है ये अपने शेप को फिर से वापस ले आने के लिए, ये कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी यहां से ये। ठीक है, ये कम इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें क्या करते हैं? शियर स्ट्रेस में हम एरिया के सरफेस के अलोंग फोर्स देखते हैं। जैसे मान लो कि ये एक सॉलिड है, ये इसका ए क्रॉस सेक्शन एरिया है, और मैंने ना ये इस सॉलिड का एक्सिस है, यहां पे फोर्स लगाया बेटा F एट एन एंगल थीटा। तो यहां पे शियर और नॉर्मल दोनों स्ट्रेस आएगा क्या? शियर एंड नॉर्मल दोनों स्ट्रेस आएगा क्या? शियर मतलब टेंजेंशियल,
शियर मतलब टेंजेंशियल स्ट्रेस, शियर मतलब टेंजेंशियल स्ट्रेस, और नॉर्मल मतलब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। बताओ यहां पर जो शियर स्ट्रेस है वो क्या आएगा? शियर स्ट्रेस मतलब एफ का वो कंपोनेंट जो सरफेस के टेंजेंशियल डायरेक्शन में, एफ साइन थीटा, और एफ का वो कंपोनेंट जो सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल डायरेक्शन में है, एफ कॉस थीटा। तो जो सरफेस है उस सरफेस के अलोंग, सरफेस, इस सरफेस के अलोंग क्या है? एफ साइन थीटा। मतलब शियर स्ट्रेस आएगा एफ साइन थीटा बाई ए, और नॉर्मल स्ट्रेस आएगा एफ कॉस थीटा बाई ए। बस इतना सीख गए तो दोनों में तुमको फर्क समझ में आएगा, इतना सीख गए तो दोनों में तुमको फर्क समझ में आ जाएगा। बताओ, इतना ही तो सीखना है। बताइए, इतना ही तो आपको सीखना है। हाँ, इतना ही सीखना है भाई, इतना ही सीखना है। एक होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होगा कि हम फोर्स तो एरिया पे लगाएंगे लेकिन उसकी वजह से वॉल्यूम चेंज हो जाए। जैसे मान लो ये स्फीयर है और इस स्फीयर का ये रेडियस है और इसका सरफेस एरिया हो गया। अब इस सरफेस एरिया पे दो तरीके से फोर्स लगा सकते हैं, ऐसे। अब इसके सरफेस पे चारों तरफ से ऐसे फोर्स लगाया है, चारों तरफ से, 3 डायमेंशनल स्पेस में हर तरफ से ऐसे फोर्स लगाए, हर तरफ से ऐसे इस तरीके से फोर्स लगाए। तो इसके वजह से क्या होगा? इसका कंप्रेशन होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहां पे जो ये फोर्स लग रहा है एफ, हम डिफाइन करते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो हो जाएगा एफ बाई ए, जिसमें एरिया क्या होगा? इस वॉल्यूम का स्क्वायर, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा चेंज इन वॉल्यूम बटा इनिशियल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम बटा इनिशियल वॉल्यूम, ये होगा। अच्छा, ये भी जो डिफाइन होता है ना, रिजिडिटी, सरफेस पर फोर्स लगा के सरफेस को झुका दो, ओनली डिफाइंड फॉर सॉलिड, ओनली डिफाइंड फॉर सॉलिड। ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के लिए डिफाइंड होगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए डिफाइन होगा? सॉलिड के लिए डिफाइन होगा। तो यहां पे भी हुक्स चाचा का लॉ आएगा, एक हुक्स चाचा। तो हुक्स चाचा के 3 लॉ हो गए भाई, हुक्स चाचा के 3 लॉ हो गए, देख ध्यान से। एक यंग मॉडुलस के लिए, दूसरा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के लिए, और तीसरा यहां बोलते हैं बल्क मॉडुलस के लिए। यहां पे आप बोलोगे एफ बाई ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वी बाई वी इनिशियल, और प्रोपोर्शनल साइन यहां पे हटाते हैं तो एफ बाई ए बराबर डिफाइन करता है बीटा डेल्टा वी बाई वी इनिशियल, वेयर बीटा इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। वैसे तो ये फॉर्मूला एकदम ठीक है, लेकिन कहीं कहीं देखोगे यहां पे एक माइनस का साइन लगा होता है पूरा फॉर्मूला आने के बाद। ये माइनस ये बताता है कि जब आप प्रेशर को बढ़ाओगे, फोर्स लगाओगे, फोर्स को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, और अगर फोर्स को घटाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इनवर्स रिलेशन है, इसलिए ये माइनस आता है। कैलकुलेशन में माइनस को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, बट ये माइनस यही बात बताता है। अच्छा, बल्क मॉडुलस गैस के लिए भी डिफाइंड होगा कि हाँ, अब गैस को इनक्लोज किसी सरफेस में रख के उसको कंप्रेस तो कर ही सकते हो। लिक्विड के लिए भी डिफाइंड होगा क्या? हाँ। तो ये बल्क मॉडुलस है जो तीनों के लिए डिफाइंड होता है। डिफाइंड फॉर ऑल लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, सबके लिए डिफाइंड होता है। बल्क मॉडुलस बेटा सबसे ज्यादा होता है आपका सॉलिड के लिए, बल्क मॉडुलस सबसे ज्यादा होता है सॉलिड के लिए, फिर होता है लिक्विड के लिए, और फिर होता है गैस के लिए। लेकिन ये डिफाइंड सब के लिए होगा। क्या होगा भाई? ये डिफाइंड सब के लिए होगा, सबके लिए ये क्या होता है? डिफाइंड होता है, सबके लिए डिफाइंड होता है। ठीक है, अब इस पे अगर आप देखोगे तो जो सवाल बनते हैं वो बहुत आसान बनते हैं, और डायरेक्टली हुक्स लॉ से ही 70% सवाल नीट में आते हैं। हुक्स लॉ से डायरेक्ट 70% सवाल आता है। ठीक है ना? द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द 2 वायर ऑफ सेम मटेरियल इज, देखो क्या लिखा है, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ 2 वायर ऑफ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल मतलब उनका यंग मॉडुलस सेम होगा,
यंग मॉडुलस, मॉडुलस सेम होगा। यंग मॉडुलस क्या होगा? सेम होगा। यंग मॉडुलस बताओ क्या होगा? सेम होगा। यंग मॉडुलस सेम, लेकिन रेडियस का रेशियो जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2:1, 2:1। इफ दीज वायर आर स्ट्रेस्ड बाय इक्वल फोर्स, दोनों को इक्वल फोर्स से खींचा है, मतलब फोर्स भी सेम, फोर्स भी सेम, देन रेशियो ऑफ स्ट्रेस प्रोड्यूस इन देम इज, रेशियो ऑफ स्ट्रेस प्रोड्यूस इन देम इज, तो स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस बराबर हो गया गामा डेल्टा L बाई एल, यही होता है। हाँ सर, अच्छा फोर्स सेम, अच्छा स्ट्रेस पूछा है बस यार, अरे यार, तो स्ट्रेस तो होता है फोर्स अपॉन एरिया, एरिया, और एरिया को लिखोगे पाई आर स्क्वायर। अब तुम्हारा फोर्स सेम है, हाँ, तो मटेरियल का भी कोई लेना देना नहीं है, स्ट्रेस बराबर हो जाएगा 1 अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो स्ट्रेस पहले केस में बटा स्ट्रेस दूसरे केस में, नीचे R1 का होल स्क्वायर, ऊपर R2 का होल स्क्वायर। R1 बाई R2 2:1, तो R1 नीचे R2 ऊपर, ये हो जाएगा 2:1 का होल स्क्वायर, तो आएगा 1:4, 1:4। अरे इसमें तो सिर्फ स्ट्रेस पूछ दिया, इसमें तो मुश्किल पूछा ही नहीं, इसमें सिर्फ डायरेक्टली स्ट्रेस पूछ दिया। तो हुक सजा का भी लॉ यूज नहीं होंगे, तो सीधा स्ट्रेस पूछा है। तो स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। फिगर शोज द ग्राफ बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। एक मिनट रुको, ये पहले करो, ये द स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन ग्राफ फॉर द वायर ऑफ द टू मटेरियल ए एंड बी आर शोन इन द फिगर। इफ गामा ए एंड गामा बी आर द यंग मॉडुलस देन मटेरियल विल बी। तो देखो एक बी है, बी का एंगल है 30 डिग्री और ए का एंगल है 60 डिग्री, इधर स्ट्रेस है इधर स्ट्रेन है, ठीक है। तो यंग मॉडुलस का रिलेशन पूछा है, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि स्लोप ऑफ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ इज, स्ट्रेन ग्राफ इज यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस से तो कल ही बताया था, ये तो कल ही बताया था। हाँ सर आपने बताया था। तो डायरेक्टली स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का स्लोप देखोगे तो यंग मॉडुलस ए का प्रोपोर्शनल टू स्लोप, मतलब tan थीटा ए का, बटा यंग मॉडुलस बी का बराबर tan थीटा बी, tan थीटा बी। tan थीटा ए बताइए कितना है? ए 60 डिग्री है, तो यह आएगा tan 60 डिवाइडेड बाई tan 30। तो tan 60 हो गया √3, tan 30 हो गया 1/√3, तो हो जाएगा 3:1, 3:1। तो 3/1 आएगा। तो गामा ए बराबर गामा ए बटा गामा बी इज इक्वल टू 3:1। तो गामा ए इज इक्वल टू 3 गामा बी, गामा इज इक्वल टू 3 गामा बी। बी बी एक इंपॉर्टेंट बात और है कि जो यंग मॉडुलस है, यंग मॉडुलस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सब मतलब ये तो क्रिस्टल की सॉलिड की प्रॉपर्टी थी, हाँ सॉलिड की प्रॉपर्टी है, लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना तो उसकी जो, अच्छा यंग मॉडुलस का क्या मतलब? यंग मॉडुलस का मतलब है कि स्ट्रेस बराबर गामा इंटू स्ट्रेन। मतलब किसी भी सॉलिड में जो स्ट्रेस डेवलप होगा शेप को रिगेन करने के लिए, किसी भी सॉलिड में जो स्ट्रेस डेवलप होगा, स्ट्रेस डेवलप करके तो शेप रिगेन होगा, स्ट्रेस डेवलप होगा तभी तो शेप रिगेन होगा भाई। जो स्ट्रेस डेवलप होगा वही तो शेप को रिगेन कराएगा। कहां गया? ये देखो, ये जो इलास्टिक फोर्स है यही तो शेप रिगेन कराएगा। देखो ऐसे फोर्स लग के यही तो शेप रिगेन कराएगा। तो जो शेप रिगेन कराएगा इलास्टिक फोर्स, वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक स्ट्रेन, कितना स्ट्रेन डेवलप हुआ, और कितना उसका यंग मॉडुलस है। तो जितना ज्यादा यंग मॉडुलस होगा उतना ज्यादा इलास्टिक होगा, उसमें उतना ज्यादा स्ट्रेस डेवलप होगा। बताओ, जितना ज्यादा यंग मॉडुलस होगा क्या उतना ज्यादा स्ट्रेस डेवलप होगा? हाँ, और उतना ज्यादा शेप रिगेन कर लेगा, यही बात है, उतना ज्यादा शेप रिगेन कर लेगा। हाँ सर। अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो उसका ना यंग मॉडुलस कम हो जाता है, शेप रिगेन करने की क्षमता घट जाती है। शेप रिगेन करने की क्षमता क्यों घट जाती है? तो देखो, जो एटम्स होते हैं, एटम्स के मॉलिक्यूल एक दूसरे पे कम फोर्स लगा पाते हैं, है ना। एटम के मॉलिक्यूल एक दूसरे पे कम फोर्स लगा पाते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि यंग मॉडुलस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यंग मॉडुलस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। जैसे मान लो कि स्ट्रेस और स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेन का मैंने ये ग्राफ बनाया, और ग्राफ का जो स्लोप होगा, स्लोप मतलब tan थीटा होगा, वो किसको बताएगा? यंग मॉडुलस को। वो किसको बताएगा? यंग मॉडुलस को। हाँ सर, यंग मॉडुलस को बताएगा। अब मान लो
कि मैं सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, इफ टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड इज इंक्रीजेस, टेम्परेचर ऑफ सॉलिड इज इंक्रीजेस, solid is increases, temperature of solid is increases, then slope of this graph will, slope of this graph will, this graph will, slope of this graph will, इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा बताओ, ग्राफ का स्लोप क्या होगा। सर एक मिनट, ऐसा क्या कह रहे हो आप कि टेम्परेचर बढ़ा रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ा है तो यंग मॉडुलस घटेगा, और यंग मॉडुलस अगर घटेगा तो स्लोप घटेगा, मतलब थीटा घटेगा, तो स्लोप विल डिक्रीज। हाँ, और सबका जवाब सही है यार, सरप्राइजिंग, वाओ, सच में मजा आ गया, सच में मजा आ गया, वाह यार, वेरी गुड, क्या खूबसूरत जवाब दिया तुमने, एकदम मजा आ गया। अब इस सवाल का जवाब अगर 70% से ज्यादा बच्चे दे देंगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा। फिगर शोज ग्राफ बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, देखो फिगर शोज ग्राफ बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ दिया हुआ है फॉर यूनिफॉर्म वायर एट अ 2 डिफरेंट टेम्परेचर, देन मतलब एक ही वायर का 2 अलग टेम्परेचर पे ग्राफ बना है, एक ये बना है और एक ये बना है, एक ही वायर का 2 अलग अलग टेम्परेचर पे ग्राफ बना है, तो बताओ कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा, कौन सा टेम्परेचर कम होगा, सिंपल सा सवाल है, ठीक है। चलो पोल क्रिएट कर दूं भाई, एक ही सॉलिड का ग्राफ देता हूं, फिगर शोज द ग्राफ बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन फॉर अ यूनिफॉर्म वायर, एक यूनिफॉर्म वायर के लिए बना है एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर, 2 अलग अलग टेम्परेचर पे, तो कौन सा सही होगा बताओ। तो 2 अलग अलग टेम्परेचर पे एक ही सॉलिड का 2 ग्राफ बनेगा, 2 अलग अलग टेम्परेचर पे एक ही सॉलिड का 2 अलग अलग ग्राफ बनेगा, एक ये बनेगा एक ये बनेगा, तो सर ये ग्राफ एक ही सॉलिड का 2 यंग मॉडुलस कैसे हो जाएगा सर, क्योंकि टेम्परेचर पे यंग मॉडुलस क्या हो जाता है, घट जाता है टेम्परेचर बढ़ाने पे, तो जिसका यंग मॉडुलस कम है उसका टेम्परेचर कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा। कम ज्यादा ज्यादा कम, T1 फर्स्ट आंसर आ जाएगा। 78% लोगों ने सही जवाब दिया है, मजा आ गया लो भाई सच में, क्योंकि स्लोप कम तो यंग मॉडुलस कम तो टेम्परेचर ज्यादा, तो T1 टेम्परेचर आपका ज्यादा होगा, T2 कम होगा, सीधी सी बात है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलो ये देखो, द लोड वर्सेस इलोंगेशन ग्राफ फॉर द 4 वायर सेम लेंथ एंड सेम मटेरियल, तो देख बेटा लेंथ सेम हो, एकदम सेम लेंथ है, क्या है, सेम लेंथ है, एंड सेम मटेरियल, मतलब जो मटेरियल यूज किया वो भी सेम है, इज शोन इन फिगर। देन थिनेस्ट वायर इज रिप्रेजेंटेड बाय, थिनेस्ट वायर मतलब रेडियस कम, लेस रेडियस, रेडियस जिसका कम होगा वो थिनेस्ट वायर होगा, ठीक है ना। तो चलो करते हैं, हम जानते हैं हुक्स लॉ, F/A बराबर गामा डेल्टा L/L, यही हुआ। हाँ सर, इसमें बोला है कि सेम लेंथ और सेम मटेरियल, तो सेम मटेरियल का मतलब गामा और इनिशियल लेंथ L, ये सेम दिया हुआ है क्वेश्चन में, हाँ सर सेम है, ये क्वेश्चन में सेम दिया हुआ है, हाँ सर सेम है। और लोड वर्सेस इलोंगेशन का ग्राफ है, लोड वर्सेस इलोंगेशन का ग्राफ मतलब आप देखोगे ये ग्राफ बनाया है आपका ओडी, तो इसमें लोड वर्सेस इलोंगेशन सबसे ज्यादा है, मतलब लोड वर्सेस इलोंगेशन का स्लोप लोड वर्सेस इलोंगेशन का स्लोप लोड बटा इलोंगेशन को बताएगा। हाँ सर, तो डेल्टा एल को यहां रख दो, ए को इधर ले, ये तो तुम्हारा कांस्टेंट हो गया भाई, ये तो तुम्हारा फिक्स कांस्टेंट हो गया ना, सभी वायर का लेंथ और मटेरियल सेम है, सभी वायर का लेंथ और मटेरियल सेम है, तो ये सेम हो गया। हाँ सर, तो एफ बटा डेल्टा एल बराबर प्रोपोर्शनल टू एरिया आ जाएगा बेटा, एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। हाँ सर, एफ बटा ए क्या है, एफ क्या है, एफ ही तो फोर्स है ना, लोड, फोर्स जो लगा है लोड, बटा डेल्टा एल आपका इलोंगेशन, डेल्टा एल है तो इलोंगेशन है, कितना लेंथ बढ़ा इलोंगेशन, तो लोड वाला इलोंगेशन इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। तो सबसे ज्यादा लोड वर्सेस इलोंगेशन किसका है, ओडी का, तो ओडी का सबसे ज्यादा है तो सबसे ज्यादा रेडियस होगा, सबसे ज्यादा रेडियस मतलब ये ज्यादा तो ये ज्यादा, ज्यादा रेडियस तो ये थिक मतलब मोटा, और इसका ओए का जो है, ओए का
OA का सबसे कम है लोड बटा इलोंगेशन। तो OA के लिए आप देखोगे, OA के लिए सबसे कम आएगा, लेस, तो रेडियस आपका कम, रेडियस कम तो थिन वायर, OA इज योर आंसर, थर्ड आएगा आंसर। सी, समझ गए कैसा सवाल लगा ये बताओ, कैसा सवाल लगा बताओ, कैसा सवाल लगा बताओ। ब्लॉक, अरे सभी बच्चे सी जवाब दे रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो कहां पीछे लगा है ब्लॉक उसको, ब्लॉक इसको, यार उन सबसे ऊपर उठ जा, देख मैं सीख लिया ना। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुमको अच्छा लग रहा है कि मैं एकदम स्पैमर के मुंह माया से ऊपर उठ गया? अब मुझे कोई डिस्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता, एकदम बुध के राह पे निकल गया हूं मैं। हाँ बहुत दूर, बुध के साथ, वो थोड़ी दूर आगे ही चल रहा है मेरे से बुध, उनके पीछे पीछे राह पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब स्पैमर मुझे नहीं हिला सकता, और मैं किसी को बुरा भला कभी कुछ नहीं कहूंगा। मैं कौन होता हूं बुरा भला कहने वाला? मैं कौन हूं? मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कह ही नहीं सकता किसी को बुरा भला। जो खुद के साथ इतना बुरा कर रहा है स्पैमिंग करके, उसको और बुरा भला कह के क्या कर लोगे बालक? ना, जो खुद के साथ इतना बुरा कर रहा है, हाँ हंसते मुस्कुराते कुछ, पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। जो स्पैमिंग कर रहा है, जो परेशान कर रहा है, उसको बुरा भला कह के तुम उसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी वो अपने साथ बहुत बुरा कर रहा है। लेकिन जो पढ़ रहा है फोकस से, कंसंट्रेशन से, वो और डिस्टर्ब हो जाएगा। सोचो, हाँ मैं निकल गया हूं बुध के राह पे एकदम, थोड़ी दूर आगे ही आगे मेरे चल रहे हैं बुध, साक्षात भगवान बुद्ध मेरे। एक 2 3 4 5 सवाल है बस थोड़ी देर आगे, थोड़ी दूर आगे ही है बुध मेरे से। कितना अच्छा विचार कहा मैंने, सोचो मैं अपने विचार पे खुद ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, क्या बोलते हैं उसको, प्राउड। जो अपना टाइम खराब कर रहा है खुद, उसको बुरा भला कह के मैं क्या कर लूंगा, कि वो तो कह दे खुद के साथ बुरा कर रहा है पहले से, है ना। और डैडी जी तो पढ़ रहे हैं, वाह। चलिए सवाल देखिए, 2 वायर मतलब 2 तार, 2 वायर मतलब 2 तार आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल, सेम मटेरियल का बना हुआ है, सेम मटेरियल मतलब यंग मॉडुलस सेम है, सेम वॉल्यूम, उनका वॉल्यूम सेम है, हमें एरिया लेंथ नहीं पता, वॉल्यूम सेम है। द फर्स्ट वायर हैज क्रॉस सेक्शन एरिया ए, पहले वायर का एरिया ए है, एंड सेकेंड वायर हैज क्रॉस सेक्शन एरिया 3 है, दूसरे का एरिया 3 है। इफ द लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर इज इंक्रीजेस बाय डेल्टा एल, पहले में इलोंगेशन डेल्टा एल हुआ है, ऑन अप्लाइंग अ फोर्स एफ, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू स्ट्रेच द सेकेंड वायर बाय द सेम अमाउंट। सेम अमाउंट मतलब इलोंगेशन सेम, इलोंगेशन सेम, हाँ सर इलोंगेशन सेम, यंग मॉडुलस सेम, क्योंकि मटेरियल सेम है। अब बताओ, गामा इलोंगेशन फोर्स की बात चल रही है, गामा इलोंगेशन फोर्स की बात चल रही है, तो बाय डिफॉल्ट आप हुक्स लॉ लगाओगे। कई बार बच्चा कहता है सर हमें कैसे पता चलेगा कि मैं क्या लगाऊंगा? बेटा फोर्स, गामा, इलोंगेशन, इलोंगेशन मतलब चेंज इन लेंथ, ये सब कौन से फॉर्मूले में आता है एक साथ? सर हुक्स चाचा के लॉ में आता है, हुक्स चाचा के लॉ में आता है, हुक्स चाचा के लॉ में आता है, फोर्स बटा एरिया इज इक्वल टू गामा डेल्टा एल बाई एल। तो एफ बराबर ए गामा डेल्टा एल बाई एल लिख लेते हैं। अब जल्दी जल्दी फटाफट बताओ, क्या मुझे पता है कि मटेरियल सेम है? हाँ। और क्या मुझे पता है कि सेम इलोंगेशन करना है? तो ये दोनों चीजें सेम हो गई, तो इसको हटा दो। तो फोर्स में ये कांस्टेंट हो गया, तो प्रोपोर्शनल टू एरिया बटा लेंथ। अब एक काम करो, ऊपर एरिया से मल्टीप्लाई और नीचे एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों भाई? क्योंकि हमें लेंथ के बारे में नहीं पता, वायर का लेंथ कितना है, लेकिन हमें वॉल्यूम कांस्टेंट पता है। तो ऊपर और नीचे एरिया से मल्टीप्लाई करने पे एरिया इंटू लेंथ तो वॉल्यूम हो जाएगा, और वॉल्यूम सेम है दोनों वायर का। और सर तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर। हाँ, तो एरिया जब ए है तो फोर्स एफ लग रहा है, और एरिया जब 3a करेगा, एरिया जब ए है तो फोर्स एफ लग रहा है 3a का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9a स्क्वायर, और a स्क्वायर का मतलब एफ, मतलब 9f टाइम्स फोर्स लगेगा। पहला आंसर आ गया। कितना सुकून और कितना अच्छा। एक बात और सीखी है मैंने, कि जब भी स्पैमिंग हो रहा हो और बच्चे जानबूझ के आपको परेशान करे, और 10 बच्चे ऐसा हो गए
कि कहीं लाइब्रेरी में बैठे हैं, बोले आओ मजे लेते हैं, जानबूझ के स्पैमिंग करे या थम्स डाउन करे, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट उनको इग्नोर कर दो, तुरंत से सब ठीक हो जाता है। और गुस्सा करो तो 10 मिनट खराब हो जाता है। कितनी अच्छी अच्छी बातें सीखी मैंने यार, आजकल मैं सुधर के देख रहा हो कितनी ज्ञान भरी बातें कर रहा हूं मैं। सिर्फ 3-4 मिनट उनको इग्नोर कर दो, भाई साहब ऐसी उनकी सुलगती है ना कि सब भाग जाते हैं। मैंने नोटिस किया है, फिर मैंने सीखा अच्छा मतलब तो ये था कि इतने दिनों से तो मैं, जी मैम 5 मिनट, इतने दिनों से तो मैं यार गलत राह पे चल रहा था। सोच रहे हो, हालांकि मैंने ऑनलाइन पढ़ाना ही अभी सीखा। अगर सच बात है तो मैं सबको बताना चाहता हूं कि मैंने अभी जाके तो पढ़ाना सीखा है, मैंने अभी जाके पढ़ाना सीखा है। चल मैं सच बता रहा हूं, और मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि अब जाके तो मैंने पढ़ाना सीखा ऑनलाइन में। इतने दिनों से तो मैं गलत उसमें जी रहा था, मुझे नहीं आता था पढ़ाना, मुझे तुरंत फर्क पड़ता था। मतलब क्योंकि मैं सबको बराबर बच्चा समझता था और बहुत जिद से कि सबको मैं सिखाऊंगा, सबको मैं पढ़ाऊंगा, और एकदम घुस के लगा रहता था। मुझे लगता था कि यार मैं तो एकदम जान लगा देता हूं पढ़ाने के लिए, एकदम सर बच्चे को पढ़ा दूंगा बिल्कुल। और मैं पढ़ा भी रहा था सब बच्चों को, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा पा रहा था, मैं सभी को पढ़ा रहा था, सब जान लगा के पढ़ा, सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन असली में एक चीज मिसिंग थी जो अब मैंने सीखा ऑनलाइन पढ़ाना। तो इतने दिनों बाद यार, 3 साल बाद, 3 साल लग गए सीखने में। क्या फायदा जब पढ़ाना ही अब 1-2 साल है, तब जाके मैंने सीखा। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। क्या करोगे, यंग्स मॉडुलस ऑफ द स्टील। चलो ये होमवर्क है और सारा हुक्स लॉ से होगा, मैं बता देता हूं। तुम सिर्फ 15 मिनट बैठना, सिर्फ 15 मिनट बैठना, हर एक सवाल सिर्फ हुक्स चाचा का लॉ लिखेगा और सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो कल टेस्ट है, कोई बात नहीं, कल टेस्ट के बाद सारे होमवर्क कर लेना। चलो कल टेस्ट के बाद सारे होमवर्क कर लेना, और तुम खुद करो ना भाई, लैंग्वेज तो खुद करोगे, सेम ही फॉर्मूले पे होना है। तो सेम ही फॉर्मूले पे इतना सवाल क्यों करा रहे हो? हर सवाल का लैंग्वेज, हर सवाल का टाइप, रिक्वायरमेंट अलग है, लेकिन होगा सेम फॉर्मूले पे, क्योंकि 10 साल में 7 बार इसी पे सवाल पूछा है। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। लेकिन 3 साल लग गए सीखे में, सोच, बाप रे बाप। लेकिन चलो, अंत भला तो सब भला। थैंक यू सो मच।